आपको जाना पड़ेगा गणित कक्षा 10 का अध्याय 2, और वो अध्याय क्या है? बहुपद है। यहाँ लिखा हुआ है, फिर से हम लिख देते हैं बहुपद। तो आइए देखते हैं सब कैसे संभव होगा। तो बड़ा गोच पूछोगे ना, मिटा देता हूँ तो मिट जाएगा। अब जो है आप यहाँ देख रहे हैं बहुपद, अरे ये आइए, तो आप बढ़िया साफ साफ बड़े शब्दों में देख पा रहे हैं बहुपद। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद। ये जो है क्या है? ये जो आपका कक्षा 10 है, कक्षा 10 का अध्याय 2 है और चैप्टर का नाम है बहुपद। तो हम पढ़ेंगे आज कि बहुपद क्या होता है। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है ना, बहुपद, तो जिसमें बहुत सारे पद हों वो बहुपद ही कहलाएगा। तो बहुत सारे पद क्या हैं तो उनको हम समझ लेते हैं, थोड़ा देखिएगा। मान लीजिए हम तो गए, कोई ऐसी सर्वसमिका है, कोई ऐसा व्यंजक बोलें, कुछ भी बोलें। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है ए, अब उसमें आपने बी जोड़ा, सी का गुणा किया, डी का भाग कर दिया और सी को या और मान लो एफ को घटा दिया। इस तरह का कोई भी संक्रिया, ऐसा कोई व्यंजक आप बनाओ जिसमें ये सब संख्या है, ये कोई संख्या है जिसको जोड़ दिया गया, इस संख्या में गुणा कर दिया गया, यहाँ भाग कर दिया गया, यहाँ घटा दिया। इस तरह की कोई ऐसी संक्रिया बनती है जब कई संख्याएं आप जोड़ी, घटाई, गुणा, भाग किया जाए, उनका जो सेट होता है वो बहुपद कहलाता है। एक्चुअल में एक संख्या, ये पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, इस तरह से सब मिल करके, कई पद मिल करके बहुपद वाली संक्रिया बताते हैं, जिसको हम व्यंजक बोल रहे हैं। अच्छा, तो हम देखते हैं बहुपद में और क्या क्या होगा। तो हम पाठ में चलें। ये पाठ तो अभी बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और जिससे हमारा पूरा पेज दिखने लगे। वो पेज थोड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि फुल स्क्रीन पर जाए, तो यहाँ से वहाँ तक रहा है, इतना दिख जाए, इतना पेज अच्छा रहेगा। तो हम इसको ब्लैंक कर दें, ब्लैंक हो गया। और ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या है बहुपद में। तो जब बहुपद में आप जाते हैं तो आपको ढेर सारी चीज़ें आती हैं नज़र। जैसे कुछ और क्या ऊपर आया था, तो अभी ये दूसरे अध्याय का ये प्रस्तावना है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। थोड़ा सा कोई अच्छी सी कलम ले लें। तो हम इसमें जो है इसमें हम पढ़ेंगे एक चर वाले बहुपद, है ना। यहाँ लिख दूँ एक चर वाले बहुपद। तो यहाँ दो शब्द आपको नए पढ़ने को, हालांकि ये पुराने शब्द हैं और हम पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर भी हम उन बच्चों के हिसाब से बात कर रहे हैं जो गणित में बिल्कुल नए नए हैं, गणित में रुचि नहीं है, गणित की बहुत कम जानकारी रखते हैं। भी 2-4 बच्चे ऐसे होंगे, सब तो आप तो बहुत होशियार हो, बहुत जानते हो, लेकिन कुछ बिल्कुल सिंपल बच्चे हैं, उनको समझाने की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको दिख रहा है, ये कहते हैं इस अध्याय में हम क्या करेंगे, एक चर वाले बहुपद के देखेंगे। एक चर क्या होता है, तो हम थोड़ा सा पहले चर और अचर समझ लेते हैं। यहाँ चर की बात की गई है, तो पहले हम चर और अचर समझ लेते हैं। तो पेज से बाहर जाएं। तो हमने देखा है कि हम जो है अब आगे यह क्या पढ़ेंगे, एक चर वाले
बहुपद, हम ऐसे बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद आप समझ गए। बहुपद मतलब संख्याओं का, कई संख्याओं का जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा, भाग का एक सेट, एक संख्याओं का ऐसा सेट जिसमें कई संख्याएं आपस में जोड़ी गई हैं, घटाई गई हैं, भाग की गई हैं, गुणा की गई, इस तरह का जो सेट होता है ना। जैसे यदि हम कलर बदल के उसको देखना चाहें तो जैसे कोई संख्या ए है, ये कोई संख्या है, बी है, ये कोई संख्या है, ये भी कोई संख्या, इस तरह संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब यहाँ प्राकृतिक संख्या से है। प्राकृतिक संख्या का मतलब है एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं। तो ये 1 हो 2 3, 1 हो 2 हो सकता है, ये 2 4 6 10 हो सकता है, ये 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, ये 2 4 6 10 15 कुछ भी हो सकता है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको अभी हटाएंगे। तो नीचे वाली संख्याओं की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं और सीधा सीधा आते हैं हम एक चर वाले बहुपद। तो हम बहुपद तो समझ गए, बहुपद तो हम समझ गए कि कई संख्याओं का कुछ ऐसा सिस्टम, एक से ज़्यादा संख्याओं का ऐसा सिस्टम जो आपस में जोड़े गए हैं, घटाए गए हैं, भाग किए गए हैं, गुणा, इस तरह का सेट जो होता है वो आपका बहुपद कहलाएगा। एक चर क्या होता है? तो जब हम किसी बहुपद में, अब बहुपद तो हम समझ गए हैं, तो हम बहुपद का इस्तेमाल बार बार करेंगे। किसी बहुपद में कुछ जो संख्याएं होती हैं जिनका मान निश्चित होता है, तो उनको हम बोलते हैं अचर। इसको पूरा साफ करके और फिर से यदि हम लिखें तो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। संख्याएं, है ना, जिनका मान निश्चित है, वो कहलाती हैं क्या? वो कहलाएंगी अचर, है ना। जैसे अब कोई 1 है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सारी संख्याएं 1 2 3 4 5, पता है 5 क्या है ना। लेकिन हमारे ये जो हम बहुपद होगा, इसमें कुछ ऐसे भी संख्याएं आएंगी जिनका मान निश्चित नहीं होगा। हर बहुपद में उनका मान अलग होगा, जिन्हें हम x y z से निरूपित करते हैं, है ना। तो एक चीज़ हमें और समझना है, जो बहुत ख़ास बात है, जो संख्याएं अचर हैं, निश्चित हैं, उनको हम सुविधा के लिए a, b, c एवं d से लिखते हैं। a का मतलब है कि यदि कहीं a लिखा है तो मतलब यह है कि 1 2 3 4 5 10, ये माने ए का मतलब है कि ए की वैल्यू बता दी जाएगी। यदि कहीं सवाल में ए बी सी डी आया है तो इसका मतलब ये है कि निश्चित तौर पर वो ए बी सी डी के वैल्यू बताएगा। कि मान लीजिए ए 3 है, बी 4 है, सी 10 है, डी 11 है, यानी जिनके मान पहले से घोषित कर दिए जाते हैं, क्लियर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं अचर, है ना। ये है अचर, जिनका मान निश्चित होता है वो अचर होते हैं। अब जिनका मान निश्चित ही नहीं है वो अचर कहलाएगा। अचर का मतलब जैसे मान लीजिए हम, आपने देखा होगा पेट्रोल की कीमत रोज़ बदलती है, तो आज पेट्रोल की कीमत क्या होगी पता ही नहीं, पता करना पड़े, कल और थी, परसों और रही, कल और थी, आज और होगी, इस तरह बदलता रहता है। तो जिसका मान बदलता रहता है वो कहलाता है चर। अंग्रेजी में इसको वेरिएबल कहेंगे, इसको कॉन्स्टेंट बोलेंगे। तो ठीक है, हम जो है ये पूरे पेज को भी अब समाप्त करते हैं और फिर से जाते हैं कि पेज में हमें क्या पढ़ना है। तो इसमें हमने देखा, पहले हमने अभी पढ़ा चर के बारे में, फिर हमने पढ़ा बहुपद के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे बहुपद की घात। ये हम पढ़ेंगे बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होगी अब ये हमें पढ़ लेते हैं। तो जब कोई बहुपद होता है, बहुपद की घात, तो कोई भी जब बहुपद होगा, अब एक बहुपद लिख लेते हैं यहाँ ऊपर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपना कोई बहुपद है ना। ए एक्स स्क्वायर, ये सी, नीचे वाले को सुविधा के लिए हटा देते हैं जिससे जो है समझने में हमें सरलता रहे। तो ये ऊपर हमारा एक बहुपद लिखा हुआ है जिसमें हमने क्या इस्तेमाल किया है, इसमें हमने ए का इस्तेमाल किया है, यहाँ बी का इस्तेमाल, यहाँ सी का।
तो ए बी सी का मतलब है वो संख्याएं जिनके वैल्यू हमें पता है। यदि कहीं क्वेश्चन में ए बी आएगा ए बी सी करके, तो मतलब वो बता देगा कि ए की की वैल्यू ये है, ये अचर होगा। ए बी सी का मतलब अचर, यानी उनकी संख्याएं हमें ज्ञात है, हमें बता दी जाएगी। लेकिन जो ये एक्स है, एक्स वाई जेड, ये चर संख्या है, इनके मान हमें पता नहीं होंगे और इनके मान ही हमें निकालने होंगे। तो ये हम बात समझ गए। अच्छा, अब हमें ये समझना है कि हमारा जो कोई भी व्यंजक है, हमारा कोई यदि बहुपद है, तो बहुपद का नामकरण हम कैसे करेंगे, किसी बहुपद का नामकरण कैसे करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि उस बहुपद में जो हमारी चर राशि है, चर राशि तो क्या इसमें एक्स है, एक चर है ना, तो एक ही चर रहेगा, एक्स यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी जहाँ जाएगा तो एक्स आएगा, यानी हम केवल एक्स ए पूरे में केवल एक चर होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, यहाँ एक्स है। तो एक्स की जो अधिकतम घात है, सबसे बड़ी घात के नाम पर ही हमारे बहुपद का नाम रखा जाएगा। तो ये है, तो बहुपद की घात में हम यहाँ क्या देखते हैं, अब ये सब पूरा मिटाएं तो पूरा मिट जाए, फिर दोबारा लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा कोई बहुपद है। इसमें x दो बार यूज हुआ है, एक x यहाँ है, दूसरा x यहाँ है, यहाँ x घात 2 है, यहाँ x घात 1 है। किसी संख्या का एक घात आप मान सकते हो, माने एक का मतलब उसका एक बार गुणा, वही संख्या रहेगी। तो यहाँ x की अधिकतम घात आप क्या पा रहे हो, 2 है, कलर बदल दें, यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारा जो बहुपद है वो कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। आगे हम देखेंगे कहीं जहाँ इस आएगा, तो ये इसकी घात से हमारा नाम हो जाएगा, तो ये बहुपद होगा द्विघात बहुपद। तो हमने समझ लिया बहुपद का नामकरण कैसे होगा। अब आगे एक चीज़ यहाँ आपको मिल रही है, रैखिक बहुपद, यहाँ दिख रहा है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि जब हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हमारा सीधा जाएगा तो रैखिक कहलाएगा, और ग्राफ हमारा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा तो वो अरैखिक कहलाएगा। तो हम आगे समझेंगे, ग्राफ के बारे में भी समझेंगे। तो आगे हम ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं। तो इसको हम ख़त्म करते हैं और पेज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पेज में और नया क्या है। तो हमने यहाँ देखा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्यों है, इसलिए कि जो हमारी जो चर राशि x है, x का 2 बार यूज हुआ, एक बार x स्क्वायर आया, एक बार x आया, तो जो कि सबसे बड़ी घात जो है x स्क्वायर थी, x घात 2 थी, तो इसलिए हम इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। इसलिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या, इस पूरे में हम देखेंगे, जैसे जितने भर ये लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ भी एक द्विघात के लिखा गया है। यहाँ x की घात 2 है और इसमें x घात 1 है, तो चूंकि x घात 2 है तो इसलिए ये द्विघात कहलाएगा। त्रिघात बहुपद आप समझ लीजिए। देखिए यदि यहाँ, अब इसमें यहाँ देख लिए ध्यान से, x घात 3, x घात 2, x घात 1, तो सबसे बड़ी घात ये है x घात 3, तो हम इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो और आगे चलते हैं और देखते हैं कि और हमें क्या नए शब्द मिलेंगे। जो नए शब्द मिलेंगे उनको हम पढ़ने की कोशिश करें। तो पेज नंबर 2 में आ गए हैं। अब ये पेज नंबर 2, हमें ये जो लिखा पड़ा है उसको हटा दो पहले भाई, ये हट गया। और ये हमारा ये पेज नंबर 2 अब चल रहा है, ये हमारा पेज नंबर 2 निकल गया। तो पेज नंबर 2 को हम वापस लाते हैं और देखते हैं कि पेज नंबर 2 में हमारे पढ़ने लायक क्या है। तो ये है पेज नंबर 2 है ये, और पेज नंबर 2 में हम पढ़ रहे थे, पेज नंबर 2 में हमें कुछ चीज़ें मिल रही हैं। ये शून्यक, तो पेज नंबर 2 में आपको एक, ये भाई क्या करने लगे हो, तो पेज नंबर 2 पर जब हम जाते हैं तो आपको एक नई चीज़ प्राप्त होती है, शून्यक। ये है शून्यक। इस शून्यक भाई को आप बड़ा करके भी देख सकते हो। ये शून्यक क्या है, इसमें हमें बहुत दिमाग लगानी पड़ेगी शून्यक को लेकर के।
ये है शून्यक, जिसको जीरोज बोलेंगे। तो ये साफ हो जाए तो आपको समझ में आएगा। कलर ले लेते हैं कोई, ये शून्यक, ये हिंदी में है शून्यक, अंग्रेजी में है जीरोजेज, जीरोजेज, जीरोज। तो ये जो शून्यक है, ये शून्यक आप बहुपद के पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे शून्यक के बारे में। तो ये शून्यक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम जो भी पढ़ेंगे शून्यक में बहुत सारे पेज आएंगे, बहुत सारे अध्याय आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो सब क्वेश्चन जो है कहाँ पर आधारित होंगे? जीरोज पर, शून्यक पर। शून्यक कौन सी क्या बला है, पहले इसको हमें समझना होगा, तभी काम बन पाएगा। तो शून्यक को हम समझ लेते हैं कि शून्यक हमारी क्या बला है। तो शून्य को समझ लें कि पेन थोड़ा छोटा कर लें पेज, तो हमें पूरा पेज दिखने लगे। तो हर जगह अब इसमें जो है पूरी में शून्य की बात की गई है। शून्यक, शून्यक, ये सारे के शून्यक शून्यक बात किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं कि शून्यक क्या होता है। तो शून्यक को समझने के लिए हम किसी पेज पर पहले चले जाएं। कोई हम ले लेते हैं बहुपद है और उस पर फिर ध्यान दें तो समझ में आएगा। अब हमारा पेज जो है 3 में आ गए हैं। अब हमारा पेज नंबर 3 आ गया है। अब ये बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ तो आपने अभी देखा पिछले पेज में। अभी हमने पढ़ा था बहुपद के बारे में, है ना। बहुपद क्या होता है? 2-3 संख्याओं का जोड़ना, घटाना, भाग का एक सेट, है ना। नीचे आएगा जैसे दिख रहे हैं ये सब, ये यहाँ जैसे आपको दिख रहा है ये y बराबर 2x + 3, है ना ये। और हम आगे पढ़ेंगे शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो हम पढ़ेंगे, पहले शून्य के बारे में पहले समझ लेते हैं और फिर इसका ज्यामिति। ज्यामिति का सीधा मतलब कहाँ से होगा मालूम है? ज्यामिति का मतलब होता है आरेख से। जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई आरेख, कोई ग्राफ बनाते हैं, तो वो ज्यामिति मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो ये कलर जो है, कलर हटाइए और हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हमने बहुपद तो पढ़ लिया, पहले थोड़ा हम शून्यक के बारे में समझ लें, फिर आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम शून्यक के बारे में समझ लेते हैं। ये समझते हैं शून्यक क्या होता है। तो पेज को हम फ्रेश करेंगे। तो आइए पहले हम पढ़ें शून्यक। शून्यक, तो शून्यक ये क्या बला है? अब आगे आप इस जो बहुपद का चैप्टर आएगा, इसमें आगे जो भी आप पढ़ेंगे तो केवल और केवल शून्य के बारे में पढ़ेंगे। सब कुछ हम शून्य की यानी शून्य का बेस है। अब हमें जो है पूरे सवाल जो भी क्वेश्चन आएंगे वो शून्य पर ही आधारित होंगे। और आगे क्लासेस में भी जब हम बीजीय व्यंजक पढ़ेंगे या अलजेब्रा पढ़ते हैं तो ये हमें पीछा नहीं छोड़ता। शून्यक हमें मिलता ही रहता है। शून्यक को थोड़ा हम समझ लेते हैं कि शून्यक क्या होता है। जब हम उसको समझ लेंगे तो हमें पढ़ने में थोड़ा सरल हो जाएगा, शून्यक को समझने में सरल हो जाएगा। तो शून्यक क्या होता है देखिएगा। हमारा कोई भी हमारा बहुपद है, कोई एक बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद जो लिखें तो पेज से ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक यहाँ बहुपद दिख रहा है, उसको मैं ले लेता हूँ उदाहरण के लिए। ये 2x + 3 इसको ले लेते हैं और पीछे चलते हैं। सुन, एक हमारा ऊपर पीछे एक छोटा सा पेज किताब में जो है तो आ रहा है बहुपद, उसको इसलिए लेते हैं कि हमें किताब ही तो पढ़ना है और किताब से पढ़ के समझना है। तो हम किताब के साथ चलेंगे तो उससे मदद मिलती जाएगी। तो एक बहुपद हमारा था 2x + 3 था, शायद 2x + 3 ही है। तो आ जाते हैं। तो हमारा एक कोई शून्य पढ़ रहे हैं, तो शून्य बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, इसको हम हटा दें, हट जाओ। अब हम आते हैं 2x + 3। ये हमारा कोई छोटा सा क्या है? बहुपद है भाई। 2 से 2 हैं कम से कम, इसमें 2 पद हैं, ये है बहुपद। अब जब हम इस बहुपद को हल करेंगे, 2 का मान आपको पता है,
3 का मान भी आपको पता है, x का मान हमें पता नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही पता है कि x क्या है। तो यहाँ x क्या है आपको पता है कि x इज ए, x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है ना। अब प्राकृतिक संख्या में क्या है, प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल नहीं होता, यानी ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा करके कोई छोटी या बड़ी राशि हो सकती है। लेकिन ये x जो है, ये x जो यहाँ रखा हुआ है, ये x कोई न कोई प्राकृतिक संख्या अवश्य है, हमें पता नहीं, लेकिन ये कोई न कोई प्राकृतिक संख्या है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2, 4, 6, 10, 8, 12, 15, 100, 200, 400, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 25,000, कुछ भी हो, कोई एक प्राकृतिक संख्या है। तो यदि हमें ये पता है कि x कोई प्राकृतिक संख्या है, तब तो हम इतना जानते हैं कि इसको मिटा दिया जाए तो पेज साफ हो जाए। हाँ, तो यदि इसको भी मिटा दें, पीछे जाओ, नहीं जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, पीछे गया नहीं। तो अब हमें ये पता है कि यदि हम इस ये हमारा जो ये ऊपर लिखा हुआ बहुपद है, फिर से लिख देते हैं, 2x + 3 हमारा जो बहुपद है, यदि हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, निश्चित है कोई संख्या। जब हम 2x + 3 को हल करेंगे तब कोई न कोई निश्चित कोई न कोई संख्या आएगी। 2 पता है मुझे, 3 पता है, x के बारे में पता ही नहीं, पर यदि हमें x का पता लग जाए, कुछ न कुछ तो होगा ही, कोई न कोई संख्या ही है। तो जब उस संख्या में हम 2 का गुणा करेंगे तो संख्या 2 गुना हो जाएगी, और उसमें हम 3 को जोड़ देंगे तो भी क्या होगा, आएगी तो कोई न कोई संख्या ही आएगी, निश्चित पर संख्या आएगी, तो आपको वो पता है। अब ये कोई संख्या आई, अब ये संख्या किस तरह की हो सकती है, ये संख्या हो सकती है धनात्मक संख्या हो सकती है। यदि x धनात्मक है तो संख्या धनात्मक आएगी, और x जो ऋणात्मक है तो पूरा ही ऋण हो जाएगा। ये धनात्मक हो सकती है और ऋणात्मक, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। ये पता नहीं, एक बटन है जो दिक्कत करती है बार बार, पता नहीं इसलिए हम बटन क्यों लगाया है, इस बटन को यूज नहीं है, ख़राब करती है काम मेरा। तो हमें पता है कि यदि हम 2x + 3 को हल करेंगे तो निश्चित है हमारी कोई ना कोई, तो यहाँ हमारी कोई ना कोई संख्या आएगी। अब वो संख्या क्या होगी, हमें ये भी पता है कि या कि वो धनात्मक होगी, फिर या कि वो ऋणात्मक होगी, या फिर क्या होगी, शून्य होगी। तो ये तो आपको पता है कि इसका हल क्या होगा, कोई न कोई संख्या है, और संख्या क्या हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, और शून्य हो सकती है। अब तीसरी कंडीशन से हमारा मतलब है, तीसरी कंडीशन क्या है, हमें धनात्मक होने से मतलब नहीं, हमें ऋणात्मक होने से मतलब नहीं, हमें धनात्मक होने से मतलब नहीं, हमें ऋणात्मक होने से मतलब नहीं। यदि हमारे 2x + 3 का हल शून्य आए, पूरे पेज में हम यही काम करेंगे, हम अपने व्यंजक को शून्य के बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो यदि 2x + 3 को हम हल करेंगे और रिजल्ट हमारा शून्य आए, तो ऐसा शून्य कब आएगा, x के किसी न किसी मान के लिए शून्य। अब x का मान यहाँ शून्य कर दोगे तो ये पूरा शून्य थोड़ी होगा। x का मान यदि हम शून्य कर दें तो x का 2 में गुणा करोगे तो 2 × 0। अब मान लीजिए, यहाँ समझ लीजिए थोड़ा, माना, अबे हट, माना x = 0। अब हम मान लेते हैं इसमें x 0 है तो क्या होगा, यदि x 0 है तो क्या होगा, 2 गुणे x का 2 में गुणा है ना, x क्या लिखेंगे 0 प्लस लिखेंगे 3। अभी कैलकुलेट करो कितना होगा, तो 2 में 0 का गुणा हुआ, ये पूरा 0 हो गया, प्लस 3। तो ये पूरे फंक्शन का रिजल्ट क्या आ गया, नया, ये आया 2x + 3 इफ़ x = 0 then 2x + 3 = 0।
3, 3 होगा ना भाई। यदि ये 0 हो जाएगा तो ये 3 तो बेचारा सही सलामत है, 3 तो बचेगा। तो फिर 2x पर 0, तो यानी x का मान यहाँ 0 नहीं है। हमें पूरे को 0 करने के लिए x का मान 0 करने की ज़रूरत नहीं है। x का अपना कोई ना कोई मान होगा जिसके लिए पूरा 0 होगा, और x का वही मान इस व्यंजक का शून्य कहलाएगा। तो बड़ी छोटी सी बात है, आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत कुछ कहानी समझ में आ गई होगी, है ना। फिर से इसको देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़। मान लीजिए है 2x प्लस 3 हमारा बहुपद है। अब इसको हम हल करते हैं तो 0 आ गया। अब यदि 2x प्लस 3 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा निकालो। तो बड़ा सरल है। 2x बराबर इस धन 3 को उधर ले जाओ, हो जाएगा ऋण 3। अब x बराबर इस 2 को भी उधर ले जाएंगे, 3/2। x का मान यदि हम 3/2 रखें तो पूरा के पूरा मामला 0 हो जाएगा। करके देख लो। देखते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ कलर बदल के। भाई कलर बदल दो। तो अब हम हमें इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिला, x = 3/2। यदि हम x का मान 3/2 लिखते हैं तब ये पूरा हमारा सब 0 हो जाएगा। करके देख लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ एक चैप्टर एक जगह बना के। देखिए 2 गुणे x का मान 3/2 हाँ, तो यहाँ जल्दीबाजी में एक चीज़ हमने ध्यान नहीं दिया। ये धन 3 जब उधर जाएगा तो ऋण 3 हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं मामला बिगड़ जाएगा। हाँ, तो x का मान जो है ना ऋण 3/2 होगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो धन 3 को उधर ले गए थे ना, तो जब ये धन 3 उधर जाएगा तो ऋण 3 हो जाएगा। तो गणित के जो कैलकुलेशन में जब हम नन्ही सी गलती करेंगे तो आगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम गाड़ी चला रहे हैं, दिशा हमने थोड़ी सी बदल दी तो इधर न जाकर हम तो इधर चले जाएंगे। एक्यूरेट चलना पड़ेगा। तो इसमें हमने गलती क्या की, धन 3 बराबर की जब उधर करते हैं तो ऋण 3 होगा, तो हम सीधा धन 3 ही लिख दिए। ये गलती थी और ये आपको बताना चाहिए। अब जो है इसमें हम x का मान लिखें तो 2 की जगह 2 लिख दिया, x की जगह लिख दिया ऋण 3/2, फिर आगे है धन 3 तो यहाँ धन 3 लिख दिया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचता है क्या, ऋण 3 और धन 3, ऋण 3 धन 3 कट के हो गया 0। तो अभी हम समझ रहे थे शून्य के बारे में, तो आपको ये समझ में आ गया कि शून्य क्या होता है। तो कोई भी बहुपद ax प्लस b ax² प्लस vx प्लस c, ये कोई व्यंजक हो सकता है। इसके बराबर यदि हम 0 कर दें तो इसको 0 करने पर जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू यहाँ होगी वही यहाँ होगी, दोनों जगह एक ही x है, दोनों की वैल्यू एक ही होगी। तब ये x का मान जो ज़्यादातर 2 आता है, 2 मतलब 2 आते हैं, x के एक मान नहीं x के 2 मान आते हैं कहने का मतलब। तो ये x के मान इसके इस व्यंजक के शून्य कहलाते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो को रिपीट करके देख लोगे तो बड़ा इजी है, बड़ा सरल सा है, तो आपको जल्दी समझ आएगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जो है संपर्क भी कर सकते हो। तो हम आपको तो नंबर हम नीचे बता देंगे आगे। चलिए अब आगे हम देखते हैं पेज के बारे में। तो पेज हमें क्या बता रहा है, अब हमें ग्राफ दिख रहा है, तो भी ग्राफ समझना पड़ेगा। अब ये ग्राफ दिख रहा है इसमें, तो हमारे बहुपद में, हमारे शून्यक में ग्राफ का क्या रोल है। तो ग्राफ के बारे में आप में से बहुत सारे लोग भली भांति जानते होंगे।
जो ग्राफ को नहीं जानते हैं ग्राफ के बारे में उनको मैं बता देता हूँ कि ग्राफ क्या करता है, ग्राफ हमारे किस काम आता है। तो ग्राफ का बेसिकली काम होता है किसी जगह में किसी एग्जैक्ट बिंदु को परिभाषित करना, बताना, ये होता है ग्राफ का मन। इसके ग्राफ का काम जो है, जैसे जो भूगोल पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो या जो हवाई जहाज़ वगैरह चलाते हैं पायलट लोग, तो वो इसी ग्राफ पर ही आधारित होते हैं। सब कुछ उनका इस ग्राफ पर ही चलता है। आसमान शून्य, आकाश में जैसे ऊपर नीले दिखता है वैसे ज़मीन हरी दिखती है। ज़मीन में कुछ नहीं दिखता जब वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से, सैकड़ों किलोमीटर तो नहीं होता पर कुछ ही किलोमीटर हो, सैकड़ों मीटर फीट बोल सकते हो, तो वहाँ से नीचे कुछ दिखता तो है नहीं। तो वहाँ से ये हमें ग्राफ यही जो है हमें काम आता है। तो पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ क्या करता है, तो ग्राफ के बारे में, ग्राफ का बहुत अच्छा सा ये जैसे हम जब आपने थिएटर वगैरह में देखा होंगे, जब फिल्म वगैरह देखने जाते हैं तो आपको अपनी सीट का एक नंबर मिलता है और उस सीट को आप पहचान कैसे पाते हैं। जैसे इसमें जितनी भर सीटें हैं, हर सीट का अपने आप में एक नंबर है, तो उस नंबर को आप कैसे पहचान पाते हो। जैसे मान लीजिए कि आपके सीट का नंबर है F9, है ना। जैसे यहाँ मैं लाल अक्षरों में लिख दूँ F9 करके अपना कोई हमारा जो सीट है, हमारी सीट का नंबर हुआ F9। तो F9 को हम कैसे पहचानते हैं कि F9 हमारा कहाँ होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ABCDF में जाते हैं, है ना। तो हमारा ये कोई सीट नंबर है और हमारा सीट नंबर क्या है हम देख लेते हैं। मानिए कि हमारा जो सीट नंबर है F9 है, ये हमारा सीट नंबर है। उतने बड़े हॉल में अंधेरा भी रहता है, अब अपनी सीट कैसे पहचान पाते हो। तो सीट के शुरू में लिखा रहता है F, तो आप जाओगे इस सीरीज में ABCD और F आपकी सीट के नंबर का जो F नंबर है वो ये बताता है, यहाँ भी बड़ा गोंच पोंच हो गया है तो इसको हटाते हैं। हमारी जो सीट का नंबर है यदि वो F करके F9 है, ये है, तो हम कैसे समझ पाते हैं कि हमारा नंबर कौन सा है। तो हम F सीरीज में जाते हैं। देखिए ये है ABCD और F। तो हमें ये तय है कि हमारा नंबर, ये एंटीवायरस दिक्कत कर रहा भाई, बड़ा दिक्कत कर रहा है, चल भाई हट जा। तो हमारी सीट का नंबर यदि F9 है तो हम थिएटर में जाकर अपनी सीट में कैसे बैठ पाते हैं, वहाँ यही निर्देशांक ग्राफ ही काम आता है। वो कैसे, तो हम पहले तो अपने देखते हैं कि हमारी सीटें ABCDEFG करके हैं, यहाँ लिखा हुआ ABCDE और F। अब हम F वाली लाइन में चलना शुरू करेंगे। F वाली लाइन ये हो गया F, ये है ना। अब ये F1 F2 F3 में हम चलना शुरू करेंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे। ये वाली सीट जो है आपकी सीट है, हम यहाँ पहुँच गए। कैसे गए, कितना सरल था। F9 से ऊपर तो नीचे चले गए, ABCD करते हुए F में रुक गए और किनारे से यहाँ तक 1 से 20 तक की गिनतियाँ लिखी हुई हैं, तो हम चले गए F9 में। तो इस तरीके से ग्राफ क्या करता है, हमें किसी स्थान में किसी वस्तु पॉइंट की पोजीशन बताता है। अब इसका हमारे बहुपद में क्या योग है अभी देख लेते हैं। बहुपद में योग भी समझ लेते हैं और ग्राफ पर हमने थोड़ी सी बात कर ली। अब आगे ज़्यादा ग्राफ की बात करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस ग्राफ को बहुपद में आपके द्विघात समीकरण में क्या मतलब है, क्यों ग्राफ की बात की गई, वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास एक बहुपद था। बहुपद क्या था, वो था हमारे पास एक बहुपद था। क्या वो बहुपद था 2x + 3। ये हमारे पास एक बहुपद था।
अब ये बहुपद जो है हमारा 2x प्लस 3 जो हम हल करते हैं, तो हमें ये पता था कि यदि हम 2x प्लस 3 को सॉल्व करेंगे तो 2 पता है, 3 पता है, x का मान तो कुछ भी हो सकता है, x हमें पता ही नहीं है। तो यदि हम इसके कुछ भी मान लेते हैं 2x प्लस 3 को हल करते हैं तो बाई आता है। अब बाई वही बाई, ये बाई क्या है? बाई कोई राशि है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है। हमारा दृष्टिकोण शून्य पर ही रहेगा, दिमाग में बात रखिएगा। बाई बराबर हम शून्य ही करेंगे लास्ट में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी जब तक बाई है तो रहा है। अब इसमें क्या देखना है, ग्राफ में हम क्या देखते हैं? किसी ग्राफ में किसी बिंदु को परिभाषित करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। काहे कि हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला ये कि हमें जो है एक्स है, ये एक्स एक्सिस हुआ और वाई एक्सिस। तो हम जब ग्राफ में किसी चीज़ को बताते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से बताते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जहाँ ज्वाइंट होता है वही हमारा एक्यूरेट पॉइंट होता है। तो हमें किसी वस्तु को बताने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक्स और वाई। तो अब यहाँ देखते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमारा ये एक्स जो है, अब एक्स एक्सिस है, एक्स वही संख्या था, एक्स कोई संख्या है, लेकिन यहाँ हम अभी एक्स को एक्स एक्सिस मान लिया। वाई कोई संख्या होगी, वो समीकरण का हल है। हम इसको ग्राफ में जा रहे हैं तो हम ग्राफ में इस एक्स को एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। अच्छा, हमें वाई का पता नहीं, हमें एक्स का भी पता नहीं, लेकिन हम यदि एक्स का कोई यदि हमें एक्स पता लग जाए तो हम वाई अपने आप निकाल लेंगे। हमें केवल इतना पता है ना। तो इसको थोड़ा करते हैं खाली, जो लिखा पढ़ा है साफ करते हैं। तो अब हमें जो है बहुपद में थे, बहुपद से आए शून्य में आए, शून्य के बाद अब हमारे सामने ग्राफ आ गया। अब ये ग्राफ कौन सी बला है, ग्राफ को हम क्या करें? यदि ग्राफ की बात आती है, ग्राफ में हमें कुछ भी करना होता है तो हमारे लिए ज़रूरत पड़ती है कि एक्स एक्सिस ए एक्स आई एस, या इसको हम एक्स अक्ष बोलें, अक्ष है। और दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वाई एक्सिस, यानी वाई अक्ष। तो हमें यदि ग्राफ में कुछ भी करना है तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नंबर पता होने चाहिए। तो हम इसको ग्राफ को अपने से बहुपद से कैसे रिलेटेड करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। हमारे पास था 2x प्लस 3, हमारे पास एक बहुपद था 2x प्लस 3, है ना। अब 2x प्लस 3 में क्या है, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाते हैं। 2 तो 2 ही है, 3 3 ही है। x का पता लग जाए तो हम 2x प्लस 3 को निकाल सकते हैं, है ना। अब हम इसको क्या मानेंगे, अभी हम इसको मान लेते हैं y। हालांकि न हमें x पता है न हमें y पता है, हमें 2 में से कुछ भी पता नहीं है। हमारे पास एक बहुपद है 2x प्लस 3। अब हम आगे क्या करते हैं, x का मान कुछ भी मान लेते हैं, जो मर्जी हो वो मान लो, है ना। अब हम x का मान कुछ भी मान लें, कलर बदल लेते हैं थोड़ा। तो ग्राफ का हम बेसिक समझने जा रहे हैं। इसके पहले आपने ढेर सारे ग्राफ पढ़े होंगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। और यदि आप ग्राफ पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको वीडियो को तरीके से देखिए, रिपीट करिए, और फ़ोन करके भी आप समझ सकते हो कि कहाँ आपको डाउट हो रहा है, कौन सी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो हमारे पास एक बहुपद था और ये हमको उसको y के बराबर मान लिया। अब हम कहते हैं कि मान लिया x बराबर 1, x का मान 1 नहीं है, पर हमने सोचा कि यदि x का मान 1 होगा तो y का मान क्या होगा, यानी यदि y का मतलब इसका हल, y कोई अलग चीज़ नहीं है, इसका कैलकुलेशन है y। तो यदि x का मान 1 होगा तो y का मान क्या होगा, अभी निकाल लेते हैं। 2 की जगह हम लिखेंगे 2, x की जगह लिख देंगे x का नया मान, x बराबर 1 प्लस 3। अब तो सब सरल हो गया, 2 1 कम 2 और 3 2 5। तो यदि x का मान 1 होगा तो y का मान हो जाएगा 5।
ओम अक्षरम ब्रह्म परमम। हाई स्कूल क्लासरूम की निशुल्क ऑनलाइन क्लास YouTube पर लॉगिन करें और पाएं सभी विषयों का सलूशन। अब हाई स्कूल की पढ़ाई होगी आसान, होगी सभी विषयों की घर बैठे। YouTube पर मुफ्त शिक्षा का लाभ उठाएं। हमारे प्रबंधक यादवेंद्र तिवारी के आज ही सब्सक्राइब करें हाई स्कूल क्लास।